ऐसी कलम, एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे कवि जिन्होंने जब हम दिल लगी करते हैं, जब हम श्रृंगार को चुनते हैं, तब उन्होंने अंगार को चुना, तब उन्होंने देश के लिए लिखना शुरू किया। एक ऐसा युवा जो ओज को लेकर, देश को लेकर और हमारे समाज की परिस्थितियों को लेकर कलम के सहारे समाज को बदलने का प्रयास करता है, तब वो नाम कहलाते हैं नीरज निर्मोही। आज हमारे बीच में है। मैं अपना बिंद के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंचित भाई, और अपना बिंद चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। नीरज भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी जब हम कवि के क्षेत्र में जाते हैं, कविता के क्षेत्र में जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं, तो हर परिवार का, हर माता पिता का सपना कहीं इंजीनियर, कहीं डॉक्टर बनना होता है, शिक्षक बनना होता है। कोई भी आज के परिवेश में, खासकर विंध्य की अगर हम बात करें तो कम ही माता पिता होते हैं जो साहित्य की ओर रुझान करते हैं, संगीत की ओर रुझान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पारिवारिक दृष्टिकोण क्या था साहित्य को लेकर? आपके इस क्षेत्र की ओर अग्रणी होने पर कितना सार्थक, सफल योगदान था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस तरह से आपने यह पूछा कि आपके परिवार का क्या सहयोग है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पिताजी भी शिक्षक हैं और हमारे बब्बा जी भी शिक्षक थे। हो सकता है वहीं से हमारे अंदर साहित्य थोड़ा बहुत आया हो। और मेरी साहित्य की जो शुरुआत हुई कविता लेखनी की, हमारे यहाँ मॉडल स्कूल में एक कार्यक्रम होता था, सुमन महोत्सव। सुमन महोत्सव कार्यक्रम को एक बार मैं सुनने गया, शायद 2009 की घटना है वह। 2009 में मैं सुनने गया, वहाँ बहुत सारे कवि आए थे, नाम तो उनका मुझे याद नहीं है, शायद लटूरी लट्ट भी आए थे। वहाँ मैं पहली बार कवि सम्मेलन सुना और वहाँ से हमारे अंदर कीड़ा जगा कविता लिखने का। और मैं धीरे धीरे वहाँ से बघेली से शुरुआत किया और बहुत दिनों तक बहुत सारी बघेली रचनाएं लिखा। उसके बाद ओज में आया और ओज में अब लिख रहा हूँ। और परिवार का पूरा सपोर्ट है, वो तो मिलता ही है, धीरे धीरे मिलने लगता है। पहले कहीं भी आप कार्य करना शुरू करिए तो उसका विरोध होता है, इसके बाद धीरे धीरे लाइन में आने लगते हैं लोग और साथ देने लगते हैं। जब इस उम्र में हम रोज़गार की तलाश करते हैं, माता पिता रोज़गार की ओर देखते हैं, आप इस कवि क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र को, इस मंच को रोज़गार के दृष्टिकोण से कितना देखते हैं? रोज़गार तो आवश्यक है हमारे लिए, मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन कविता और कवि ये अलग विषय हैं, रोज़गार से एकदम से हटकर विषय हैं। अच्छा है आजकल मतलब नवीनीकरण हुआ, उसमें रोज़गार भी आ गया है अपना, मतलब कवि सम्मेलनों में आर्थिक दृष्टि से आदमी संतुष्ट भी हो रहा है। लेकिन मेरी जहाँ तक मानता ये है कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी भटक रही थी, एक मार्ग से विचलित हो रही थी, हनी सिंह के गानों की ओर मतलब आकर्षित हो रही थी, वहाँ हमारा दायित्व तो होता है कि हम ओज की भाषा बोलकर, ओज की कविताएं सुनाकर अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लाने का काम करें। और कवि सम्मेलन मंचों पर आर्थिक दृष्टि से, जैसा कि अभी हमने बताया कि आर्थिक दृष्टि से भी लोग अब देख रहे हैं और कर भी रहे हैं और अच्छा हो रहा है। आपके मंचों पर, आपके शब्द शैली पर कभी कभी आरोप भी लगाए जाते हैं कि आप अक्सर, आपका जो निशाना होता है ज़्यादातर सांप्रदायिक होता है, ऐसा लोग कहते हैं, आपकी शब्द शैली कहती है। मैं इस पर टिप्पणी जानना चाहूँगा। मेरी शब्द शैली तो नहीं कहती है, लेकिन हाँ कुछ लोग कहते हैं कि मैं सांप्रदायिक हूँ। अंचित भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो इस राष्ट्र का विरोधी है, जो गौ हत्या करने पर विश्वास रखता है, जो गंगा को माता नहीं कहता है, जो गायत्री को नहीं मानता है, इस देश की रीति नीति संस्कृति को नहीं मानता है, इस राष्ट्र के संविधान को नहीं मानता है, वह हमारा दुश्मन है। वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और इसके लिए यदि हम सांप्रदायिक हैं तो ऐसी सांप्रदायिकता मुझे स्वीकार है। आप जब अक्सर लोग प्रेम की ओर आकर्षित होते हैं इस उम्र पर, ये साइंस कहता है कि इस उम्र पर लोग भावनाओं पर बहते हैं। आपका श्रृंगार से ज़्यादा जो रुझान है, जो लेखनी है, वो ओज के लिए, देश के लिए लिखते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ओज के लिए, जैसा कि अभी बताया मैंने कि जिस तरह हमारी युवा पीढ़ी भटक रही थी, और जहाँ तक भावनाओं की बात है तो हम तो सबसे ज़्यादा भावनात्मक हैं। भारत माता से जुड़े हुए हैं, इस राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इस राष्ट्र की संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, इस नीतियों से जुड़े हुए हैं। सबसे भावनात्मक तो हम ही हैं और भारत माता से प्यार करते हैं। क्या यह प्यार गुनाह है? अपन प्यार करते हैं भारत माता से।
बघेली साहित्य में अगर हम बिंद की बात करें, रीवा, सीधी, सतना, नए युवा कवि आ रहे हैं, बघेली में लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई अपना बिंद चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि अश्लीलता से सभी बचें। अश्लीलता साहित्य नहीं होती है, और अपने बघेली को बोली से भाषा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी विधाओं में काम करें, सभी में अच्छा काम और उत्कृष्ट कार्य करें। बोलियां भाषा का रूप तभी लेती हैं जब उसमें उत्कृष्ट साहित्य होता है, उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी भी अभी वरिष्ठ नहीं हुए, हम सभी भी सीख रहे हैं, और जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन सब से आग्रह है कि अच्छा करें, श्रेष्ठ करें, उत्कृष्ट करें, और बघेली बोली को आगे बढ़ाएं और भाषाई स्तर तक पहुँचाएँ। कोई यह बोले कि मैं बघेली को बढ़ा रहा हूँ, बघेली का मैं विकास कर रहा हूँ, नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आप बघेली के नाम पर कमाई करना बंद करिए, या कमाई करिए तो उसको ये मत बोलिए कि हम बघेली को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो बघेली हमारा ऐसा नहीं है कि आज हम लिख रहे हैं तभी बघेली बढ़ रही। हमारे से पहले भी बहुत गीत लिखे जा चुके हैं, बहुत साहित्य लिखा जा चुका है, बहुत सारे लोकगीत लिखे जा चुके हैं। हमारा यह मानना है, जैसा कि अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, कि यदि बोली को भाषाई स्तर में पहुंचाना है तो हमें अश्लीलता त्यागना पड़ेगा। अश्लील काव्य, अश्लील अभिनव, सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ चैनल हैं, जैसे 3-5 चैनल है, अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे लोक गीतों को, लोक संस्कृतियों को अपने आप में उतारने का काम कर रहा है। और भी बहुत सारे भाई हैं जो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग कर रहे हैं सबके लिए बधाई, लेकिन अश्लीलता आप लोग त्यागिए, अश्लीलता से बिल्कुल परहेज करिए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। राजदादा की हमें 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि मज़ा चाहे थोक कमाए आवे राज, पर बघेली बोली के सत्यानाश न करा। तो हम आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, 2-4 मिनट के आनंद के लिए यदि अश्लीलता परोस रहे हैं समाज में, यदि हम आज अश्लीलता का विरोध नहीं कर पाएंगे अंचित भाई, यदि हम आज अश्लीलता का विरोध नहीं कर पाएंगे तो यह अश्लीलता हमारे समाज तक, हमारे जन जन तक पहुंच जाएगी। तो हमें आज ही रोकना पड़ेगा, हम इसका विरोध करेंगे। जितने भी लोग अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, या अश्लील गाने ला रहे हैं, या अश्लील फिल्म बना रहे हैं, उन सबका हमें विरोध करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। अब आपके विधा से जुड़ी बात अगर हम करें, ओज लिखने के लिए नई युवा जो नई कलम है, अभी आपके तमाम मित्रजन जो हमेशा मिलकर नए सार्थक प्रयास करते हैं, तो जो नई कलम है, अगर आप ओज के एक युवा कवि हैं, अपने कलीग, अपने छोटे नए कलमकार हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ओज लिखने के लिए किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए? ओज लिखने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हृदय में राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप भाषा शैली उत्कृष्ट रखिए, और धीरे धीरे अध्ययन करिए, इतिहासों का अध्ययन करिए, अपनी संस्कृतियों का अध्ययन करिए, रामायण, गीता, वेद, पुराण पढ़िए, और धीरे धीरे ओज आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओज के कवियों में सबसे ज़्यादा आरोप जो लगाए जाते हैं कि ओज के कवि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं, और आपके भी कई कविताओं में जो जिक्र किया गया है वो अगर दूसरे देश की बात करें तो उसकी अपेक्षा 95% पाकिस्तान का प्रयोग किया गया है, उसका विरोध किया गया है। इस पर क्या विचार है, और क्यों आखिर सिर्फ पाकिस्तान पर किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी 1-2 रचनाओं में पाकिस्तान शब्द है, चूँकि वह गाली देने के योग्य है, इसलिए गाली देना भी चाहिए पाकिस्तान को, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान ही केवल कविता का विषय और ओज का विषय नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमारे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी हुए हैं, हम उनके यशगान की कहानी अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुना सकते हैं। हम पाकिस्तान को कविता का विषय नहीं बनाते हैं। हाँ, क्रोध में पाकिस्तान के लिए कुछ भी शब्द निकल जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो अपना विषय नहीं है पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर जब आपकी ओज की कविताएं आती हैं, मंचों पर जब आप ओज पढ़ते हैं, तब आप पर सबसे ज़्यादा आरोप ये लगता है, मंच के पीछे या सोशल मीडिया के कमेंटमेंट की टिप्पणियों पर ये देखा जाता है कि आप सिर्फ भाजपा के लिए लिखते हैं, जो वर्तमान सरकार है उस पर लिखते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ओज आपकी कलम या आपका ओज सिर्फ विपक्ष या कांग्रेस के लिए है, या कि सत्ता को देख कर ऐसा लिखा जाता है, या कि वर्तमान सरकार की स्थितियों को देख कर किया जाता है? मैं आपसे जानना चाहूँगा।
मैं सबसे पहली बात तो यह है, आरोप कुछ भी लगें, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि ना मैं कांग्रेस के लिए लिखता, ना मैं भाजपा के लिए लिखता। मैं लिखता हूँ सत्य के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, इस राष्ट्र की सैनिकों के लिए और इस राष्ट्र की नीतियों के लिए, संस्कृतियों के लिए, महापुरुषों के लिए मैं लिखता हूँ। और जो आरोप यह लगता है हमारे ऊपर कि आप भाजपा के लिए कविताएं लिखते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। भोपाल में एक लड़की का, नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ, उस पर मैंने सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी कविता लिखी और वह बहुत वायरल हुई पूरे प्रदेश भर में। और बहुत सारी, जब हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल जब महंगा होता है तब मैं उसके विरोध में, सरकार के सत्ता के विरोध में कविता लिखता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम सत्ता का विरोध करें। कविताएं सत्ता का विरोध करती हैं निश्चित रूप से, लेकिन जब धारा 370 हटे, भारत माता की छाती से 370 का खंजर हटे, राम मंदिर निर्माण का फैसला आए, 3 तलाक जैसी कुप्रथा हटे इस राष्ट्र से, तब कलमकारों की और कलम की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता के साथ खड़े हो जाएं, और वह काम हम करते हैं। आप से मैं अंततः ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो अपना बंध के दर्शक हैं उनके लिए शुभकामना संदेश, और आप अपनी तरफ से चंद लाइनें हमारे तमाम दर्शकों के लिए। शुभकामना तो क्या, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, जितने भी अपना बिंध्य चैनल देखने वाले लोग हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, और आप सभी लोग इसी तरह आशीर्वाद बना कर रखें। और आपका मैं विशेष आभार करता हूं कि आप अंचित भाई यहाँ तक चल के आए और हमारा साक्षात्कार लिए। मैं कुछ पंक्तियाँ, जैसे राष्ट्रवाद की बात हुई तो मैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि हमारे इस राष्ट्र में स्वतंत्रता ऐसे नहीं आई है, हम ऐसे ही स्वाधीन नहीं हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने तो अपने संपूर्ण खानदान को न्यौछावर कर दिया। ऐसा ही एक नाम आता है इस छंद में। मैं इस छंद को निवेदित करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाता हूँ कि तृष्णा के तृप्ति है तो तपते रहो तपन में, शौर्य देखने को स्वाभिमानी होना चाहिए, खंजर की खन खन खून में सुनाई देवे, ऐसा मर्द मौन अभिमानी होना चाहिए कि धैर्यवान ध्रुपद धवल धर्मवाहक हो, कि धैर्यवान द्रुपद धवल धर्मवाहक हो, धमनी की खून में ना पानी होना चाहिए, वैसे गुरु गोविंद सिंह बनता नहीं है कोई, इस हेतु सर्ववंश दानी होना चाहिए। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। तो ये है एक युवा चर्चित चेहरा विंध्य कवि दरबार से, वो व्यक्ति जो विंध्य के कवियों का सबसे युवा चेहरा कहलाता है, सबसे छोटा व्यक्तित्व कहलाता है, लेकिन बातें देश की ओज की होती हैं तब नीरज निर्मोही जैसे व्यक्तित्व आपके सामने होते हैं। फिर किसी नए चर्चित चेहरे के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ, किसी खुदरंग के साथ आप सभी से फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।